हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। तो जो इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना कि पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फीचर्स भी लिख रखे हैं यहाँ पर। ये इधर पे एडवांटेज है पार्टनरशिप के और ये डिसएडवांटेज है आपके पार्टनरशिप के। तो वन बाय वन करके पहले हम फीचर से एक बार नज़र डाल लेते कि क्या क्या पार्टनरशिप की फीचर्स है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है। जस्ट जो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन या अर्थ उसका समझा था, वहीं से हम उसके फीचर्स को भी समझ लेते हैं। उसी उसी में से आपके फीचर्स भी बन के आ जाएंगे। जैसे है टू और मोर पर्सन। अब देखो, जब हमने मीनिंग जाना था तो हमने समझा था उसमें कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है, कम से कम दो लोग तो चाहिए होते हैं। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, जो अभी मैक्सिमम कितने बताए थे, 50। ठीक है, तो वही है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग चाहिए होते हैं। फिर एग्रीमेंट, हाँ, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट किस फॉर्म में होता है, लिखित में, रिटर्न में हो जाए तो बेटर होता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है। फिर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, ठीक है, हमने ये भी जाना था कि जो पार्टनर है वो आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं उस बिजनेस का जिसको वो चला रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी की जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में एज अ एजेंट जा सकता है, और जिसके बिहाफ में जाएगा, जिसके लिए कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की। ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी में यही है कि जो पार्टनर और जो उनका बिजनेस होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब एक एक करके इन पॉइंट को हम जान लेते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो पहला है आपका जो फीचर्स में कि टू और मोर पर्सन। तो देखो, इसमें यही है कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि कम से कम तो दो लोग होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम हमने कितने बताए थे, दो, और मैक्सिमम आपका 50। जो अभी आज का नया जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमने जाना था कि मैक्सिमम 50 होनी चाहिए और मिनिमम दो होने चाहिए। सेकंड ये है एग्रीमेंट। देखो, जो ये पार्टनरशिप के बीच में जो ये साझेदारी हो किस पर डिपेंड होती है, आपके समझौते पर बेस्ड होती है, जो या तो ओरल हो सकती है या आपके रिटर्न में हो सकती है। तो वहीं पर जब वो लिखित रूप में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो मैं आपके साथ पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर सब कुछ लिखा रहेगा कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस वे पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाएगा, क्या उनके शर्तें हैं, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, सब कुछ लिखे रहते हैं। तो वही है कि जो पार्टनरशिप होती है वो आपके एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है। ठीक है, और वहीं पर जब ये एग्रीमेंट आपका लिखित में होता है तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो इसमें यही है कि जो भी जितने भी आपके पार्टनर होते हैं, तो जो भी उनका पहले से डिसाइडेड रेशियो रहेगा कि किस रेशियो में हमें मतलब आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, उसके जो भी रेशियो रहेगा, जैसे जो भी रेशियो रहेगा कि किसी भी तरीके से हो सकता है कि कैपिटल के बेस्ड ऑन रहेगा। जैसे कि समझ लो कि जो हमने अभी पढ़ी थी स्टोरी, किसकी पढ़ी थी, हमने तनु की पढ़ी थी। तो समझ लो अगर तनु ने 20,000 लगाई पूंजी, ठीक है, और उसका जो कजन है वो लगाता है 30,000, तो वो किस रेशियो में कर सकते हैं अपना, इस तरीके से अपने कैपिटल की बेस्ड ऑन 2:3 में। ठीक है, तो जो भी पहले से निर्धारित रेशियो रहेगा उस पे वो मतलब अपना जो प्रॉफिट लॉस होता है शेयर करते हैं पार्टनर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल के उसी के हो सकता है कि वो ऐसा हो कि 50-50 का रेशियो रखे कि हम इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, तो वैसे भी हो सकता है। हाँ, अगर हो सकता है कि कहीं पर हो सकता है कि कोई समझौता नहीं हो, तब उस समय क्या होता है, जो हानि और लाभ में उसमें उनको समान का वो मिलता है, इक्वल वो मिलता है कि ठीक है, कि इक्वल तरीके से वो डिवाइड करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। तो इसमें ये होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो फर्म के लिए क्या होता है, आपके एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं और प्रिंसिपल का रोल भी। ठीक है, तो जब वो किसी और पार्टनर के लिए कोई काम कर दे, जैसे हो सकता है कि भाई कोई मीटिंग है,
ठीक है, हमने कहा ना कि जो तन्नू है और उसका कजन राजू है, वो अपने जो बिजनेस उसको पार्टनरशिप में चला रहे हैं। तो ठीक है, कहीं हो सकता है कि कुछ मीटिंग हो, तो ठीक है, वहां पर जो तन्नू है वो नहीं जा सकती, तो उसके बिहाफ में जो है राजू वहां पर कुछ काम को कर दे, तो राजू क्या हो जाएगा, तन्नू का एजेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो वही होता है कि जब कोई पार्टनर किसी और के लिए कोई काम कर दे, तो वो क्या हो जाता है, एजेंट। और जो भी वो मतलब ये होता है कि कोई डिसीजन लेगा, वो पूरे फर्म को आपका प्रभावित करती है। तो हमने जाना है कि जो पार्टनरशिप में जो होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं आपके फर्म के लिए। अब एजेंट वो होता है जो किसी और के लिए कार्य करता है, ठीक है। जैसे कोई पार्टनर फर्म ही है, वो कोई सौदा ही कर रहे हैं, तो मतलब सब पार्टनर नहीं जा पाए, एक पार्टनर जा पाया, उसने सबके लिए वो काम कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उनका एजेंट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कौन होता है, वो होता है जिसके नाम पर और जिम्मेदारी में काम होता है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल। तो देखो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया, जो हमारी स्टोरी थी तन्नू और उसके कजन राजू की, तो समझ लो कि भाई तन्नू है, उसने क्रेडिट पे कोई सामान मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, और वो अगर पेमेंट नहीं कर पाती, तो जो उसका कजन है राजू, तो वो जो ये सौदा किया है तन्नू ने, उसके लिए प्रिंसिपल के रूप में मतलब वो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनर है ना। हमने कहा ना कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी। तो यहाँ पर वो जो आपका राजू है, वो एज अ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, वो भी जिम्मेदार होगा इस सौदे के लिए। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है कि हर पार्टनर जो होता है, जो फर्म होता है और अन्य पार्टनरों के लिए, वो क्या बोलते हैं, एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, वो है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में जितने भी आपके पार्टनर होते हैं ना, उनकी जो लाइबिलिटी होती है, उनका जो दायित्व होता है, वो कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होता है। कि जैसे अगर फर्म है, उनके पास अगर मतलब जैसे कुछ उधार चुकाने के लिए संपत्ति नहीं है, तो जो उनकी पर्सनल संपत्ति है, उससे भी भुगतान किया जा सकता है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था ना, कि बिजनेस और जो फर्म है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर बिजनेस मतलब सॉरी, जो आपका बिजनेस है और जो ओनर है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर ठीक है कि जो ओनर है वो पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो वो मतलब हम सॉरी, इस पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका बिजनेस हो गया, ओनर होता है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। बिजनेस ओनर मतलब कानून की नजर में दोनों एक ही है। तो अगर वो ऐसा होता है कि भाई जो बिजनेस है वो किसी का पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो जो ओनर है उसकी पर्सनल एसेट्स भी बेची जाएंगी उस पैसे को चुकाने के लिए। तो सेम पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वही कि कानून की नजर में इनकी कोई अलग पहचान नहीं है। मतलब कि जो आपका फर्म हो गया और जो उसके पार्टनर है, दोनों को क्या बोलते हैं, एक ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों को एक ही माना जाता है। इसीलिए तो अगर फर्म कोई है पैसे नहीं चुका पा रही किसी के, तो जो पार्टनर होते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स तक भी बेची जाएंगी, अगर मतलब वो पैसे नहीं चुका पा रही है। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि फर्म और जो पार्टनर होते हैं उसको एक ही यूनिट माना जाता है कानून की नजर में। फिर आपका 7th पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे इसमें यही कि कोई पार्टनर है, वो अपनी जैसे कोई अपना अपनी जो मतलब हिस्सा है या अपना मतलब साझेदारी है, वो ऐसा करना चाहता है कि किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है। तो उसके जो और पार्टनर है उनको मतलब अनुमति या सहमति जरूर चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि बिना उनकी अनुमति और सहमति के ऐसे ट्रांसफर कर देगा वो अपनी साझेदारी या अपने हिस्से का। तो उसको अगर अपना शेयर वगैरह ट्रांसफर करना है, तो उसको जो और पार्टनर है उनका भी उनको उसकी सहमति जरूर चाहिए होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।